हैं सेहत के हवाले से, स्किन की सेहत के हवाले से बात करते हैं। हम देखते हैं जब भी कोई डिजिटल हम देखते हैं इन्फ्लुएंसर होते हैं या बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो ट्रेंडिंग पर जा रही होती है, तो हम ट्रक की बत्ती की तरह उन सब के पीछे लग जाते हैं। हमें लगता है कि हमें अपनी स्किन में ये सब चेंजेस करने की ज़रूरत है और इस फील्ड में हम देखते हैं क्वैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम लेज़र ट्रीटमेंट्स की तरफ जाएँ, जब हम देखते हैं कि लेज़र ट्रीटमेंट हम करवाना शुरू कर दिया है कि बाल की ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी, इन सब से हटकर जब हम दूसरे ट्रीटमेंट्स की तरफ आते हैं जिनमें वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं या फिर पिगमेंटेशन जो होती है उसको किस तरह से कम किया जा सकता है, बहुत सारे लेज़र ट्रीटमेंट्स इस तरह से भी मौजूद हैं। लेकिन हम जो है अपनी रिसर्च कहाँ से ले रहे हैं, इन्फ्लुएंसर से ले रहे हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है, उनको देख रहे हैं कि उनकी स्किन कैसी है, हमें भी ये ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। तो हम सब चीज़ें जो हैं सिर्फ उनको देखकर करवा रहे हैं। हम ये नहीं देखते कि हमें बाकायदा तौर पर किसी अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, वहाँ से स्किन कंसर्न करवा के जो ट्रीटमेंट जो है हमारी स्किन के अकॉर्डिंग हो वो करवाना चाहिए। इस सिलसिले में बात करेंगे, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जनाब डॉक्टर कंवल जवाद साहिबा, जो कि कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट भी हैं और एस्थेटिक फिजिशियन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्ट में तो। और सेकेंडली मैं पूछना चाहूँगी कंवल आपसे, किसी भी चीज़ का जब ट्रेंड आता है ना वो एकदम से हाइप पे तो चली जाती है, तो वो सब चीज़ें ना जैसे किसी चीज़ का ड्रेस का रेप्लिका आना शुरू हो जाता है, इस तरह से मशीन्स का भी शायद रेप्लिका आना शुरू हो गया है। चाइनीज़ मशीन्स आ गई हैं, तो जो हम ट्रीटमेंट करवाते हैं PRP या दूसरे ट्रीटमेंट्स हैं वो 2-3 हज़ार रुपए में लोग कर रहे हैं, तो उसके नुकसान क्या होते हैं? देखिए, नुकसान डेफिनेटली, वो कहते हैं ना कि जो सस्ता है वो बिकता है। जितना लोगों को मिसकंसेप्ट्स होते हैं, लोगों को बहुत सारी चीज़ों में पता नहीं होता। सोशल मीडिया ने अवेयरनेस ज़रूर दी है लोगों को। जैसे फॉर सपोज अगर हम लेज़र की बात करें, लेज़र से स्टार्ट करते हैं। लेज़र हेयर रिमूवल आपने सुना होगा, बहुत ट्रेंड है, बड़ी हाइप क्रिएट है उसको लेके। लेज़र हेयर रिमूवल एक अच्छा ट्रीटमेंट है, मेडिकेटेड ट्रीटमेंट है। आप वैक्सिंग पे जाते हैं, आप थ्रेड करवाते हैं, थ्रेडिंग करवाते हैं, या कोई भी ऐसा तरीका जिससे आप अपनी बॉडी के बालों को रिमूव करना चाहते हैं, जो भी एक्सेस हेयर्स होते हैं, वो आपकी जिस्म को, आपकी बॉडी को नुकसान देता है। बट लेज़र हेयर रिमूवल के साथ ऐसा नहीं है। जब कभी भी आप लेज़र हेयर रिमूवल करवाते हैं, लेज़र हेयर रिमूवल कहीं ना कहीं आपके बालों की रिडक्शन करवाता है। बट चूज़ कैसे करें, कौन सी चाइनीज़ मशीन है, कौन सी कोरियन मशीन है, कौन सी अमेरिकन मशीन है? देयर आर सो मैनी मशीन्स in market, there are so many clinics in market, there are so many aesthetic physicians जो बैठे हैं जस्ट इसलिए कि आप एंटर हों और वो आपका पैकेज बुक करें। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये भी नहीं देखते कि आपके बालों की कंसिस्टेंसी कैसी है, मोटा है, पतला है, कौन सी मशीन जो है सूटेबल रहेगी। व्हाट इज द रूट कॉज, आपको क्यों एक्सेसिव हेयर्स हो रहे हैं, ये चीज़ आपको सिर्फ डॉक्टर बता सकता है कि व्हाट इज़ द रूट कॉज, व्हाट इज़ बिहाइंड द कर्टन। आपको बाल आ रहे हैं, ठीक है, एक्सेसिव हेयर्स आ रहे हैं, क्यों? कहीं आपके हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, आपकी जेनेटिक्स में तो नहीं है, आपकी डाइट में चिकन और स्टीरॉइड वाली चीज़ें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्या आप कोई ऐसी मार्केट में जो अवेलेबल वाइटनिंग क्रीम्स हैं वो तो यूज़ नहीं कर रहे जिसकी वजह से आपको एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो रही है? हर चीज़ का सॉल्यूशन, मैं मानती हूँ कि हेयर ग्रोथ जितनी भी होती है उन सब का सॉल्यूशन अल्टीमेटली लेज़र हेयर रिमूवल ही है, बट आपको रूट कॉज ट्रीट करना पड़ता है। अगर रूट कॉज आप ट्रीट नहीं करेंगे, इट मीन्स कि आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं है। ये उस तरह की मिसालें मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को देती हूँ कि आपने एक दरख्त है, उसे ऊपर से काट दिया है, बट उसकी रूट्स को आप पानी दिए जा रहे हैं। सो हार्मोन अगर आपके इम्बैलेंस हैं या कोई भी कॉज जो है आपका है बिहाइंड, वो अगर सलामत है तो फिर फजूल है सारा सब कुछ। तो आपने वाइजली अपना डॉक्टर चूज़ करना है, प्रॉपर डर्माटोलॉजिस्ट का होना ज़रूरी है, प्रॉपर एस्थेटिक कंसल्टेंट का होना ज़रूरी है, जो आपको ये बताए कि कॉज क्या है इसके पीछे और जो आपका ट्रीटमेंट प्रॉपरली कर सके। सो दीज आर द थिंग्स जिस पर आपको कभी भी सोशल मीडिया को देख के, इन्फ्लुएंसर्स को देख के आप उस चीज़ की तरफ दौड़ते ज़रूर हैं, लेकिन भूल जाते हैं इस चीज़ को कि आपने अपना डॉक्टर कैसे चूज़ करना है। क्या आपको, फॉर सपोज जब लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं हमें फला जो क्लिनिक है वो 3000 में पूरा फेस करके दे रहा है, आप क्यों उसके 8000 मांग रही हैं? ऐसा क्या खास, उसने भी लेज़र करनी है, आपने भी लेज़र करनी है? तो मेरा उनको एक सिंपल सा आंसर ये होता है कि एक मरतबा आप उनसे सेशंस ले लें प्लीज़। जब आप वहाँ से मेरे पास वापस आएंगे ना तो आपको खुद जवाब मिल जाएंगे। देखिए, बहुत डिफरेंस होता है मशीन्स का। आपके पास कौन सी मशीन्स हैं कंवल? मेरे पास मोस्टली जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें हमारे पास सोप्रानो है, डायोड है, टाइटेनियम। बिकॉज सोप्रानो मेरे पास कैंडेला नहीं है जो अमेरिकन मशीन है, जो जिसकी इस वक्त हाइप क्रिएट है, जो एक सुपर डुपर मशीन है, बट मेरे पास सोप्रानो है, सोप्रानो डायोड, और सोप्रानो डायोड के रिजल्ट से मैं खुद सेटिस्फाइड हूँ। ट्रूली मैं भी लेती हूँ तकरीबन, मुझे काफी टाइम से ले रही हूँ। और मुझे 3 माह हो गया लेजर लिए हुए, उसके बाद मैंने नहीं लिया। सोप्रानो के इतने अच्छे रिजल्ट बिल्कुल हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते चाइनीज मशीन से हम रिजल्ट ले लेते हैं और 2-2 साल मुसलसल रिजल्ट हम वो लेते रहते हैं। लेजर का
करवाए जा रहे हैं। क्या होता है जब बाल आ जाते हैं हम जाके करवा कर आ जाते हैं और फिर हम उस वक्त का वेट करते हैं जब दोबारा बाल आएंगे। सो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। हमें ना वो चीज़ें कन्वीनियंस लगती हैं, जैसे कि हम अगर हम विक्सिंग या फिर थ्रेड की तरफ जाते हैं ना तो नेक्स्ट डे या वेरी नेक्स्ट डे हफ्ते में बाल आ जाते हैं। तो खवातीन को लगता है अगर महीने में बाल नहीं ना आ रहे या 2 हफ्ते लग रहे हैं तो ये बड़ी बात हो गई है ना, ये बड़ा अच्छा हो गया है। ये भी शुक्र है कि लोग कम से कम इस तरह कन्वेंस हो जाते हैं ना, क्योंकि देखिए लेजर हेयर रिमूवल का मतलब आपकी रूट को जड़ से उखाड़ना नहीं है जैसे वैक्सिंग में या थ्रेडिंग में करते हैं। लेजर हेयर रिमूवल का मतलब है आपकी रूट को टारगेट करना। वो आपकी रूट को टारगेट करके बर्न करती है, मतलब वो उसे वीक करती है और वीक से वीकेस्ट होता जाता है वो। फाइनली ये होता है कि आपके चेहरे पे या बॉडी के दूसरे हिस्सों पे बाल सिर्फ रुआ जैसा रह जाता है, जो हम इतना बॉदर नहीं करते कि ना भी अगर करवाएं तो फर्क नहीं पड़ता। कम से कम वो कहते हैं ना कि मर्दों की तरह की ग्रोथ नहीं होती। सो इट्स गुड फॉर यू कि आप लेजर की तरफ जाएं, बट वाइजली चूज करें। पीआरपी और बाकी चीज़ों का आपने मुझसे पूछा कि अगर वो लोग करवाते हैं कि मार्केट में एक जगह लोग 3000 ले रहे हैं, एक जगह 6000 ले रहे हैं, एक जगह 10,000 ले रहे हैं, वाई सो बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्लीज़ ये 3000 वाले की तरफ ना जाए। मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू लोगों से कहना चाहती हूँ आप 3000 वाली करवा के 6 से 10-20 सेशन भी करवा लेंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई तो रीज़न है कि डॉक्टर्स आपसे इतना चार्ज कर रहे हैं, इसलिए कि हम टेक्निक प्रॉपर यूज़ करते हैं। हमें पता है कि हमारे पेशेंट का प्लाज्मा, क्या उसका ब्लड इस काबिल है कि उसके प्लाज्मा को अगर हम उसके सर में इंजेक्ट करेंगे तो वो उसे असर देगा। आपको नहीं पता कि पेशेंट की एचबी कितनी है, आपने ब्लड लिया, सेंट्रीफ्यूज किया और उसको इंजेक्शन लगा दिए, हो गई पीआरपी। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं जो जिन्होंने 3-4 हज़ार में पीआरपी करवाई होती है, और जब मैं उनकी पीआरपी करती हूँ, क्योंकि मेरी टेक्निक टोटली डिफरेंट है, डॉक्टर्स वाली टेक्निक है, डेफिनेटली मैं वो नहीं कह रही कि पूरी दुनिया से डिफरेंट है, बट प्रॉपर डॉक्टर्स वाली है। टेक्नीशियंस के पास ना जाए ना, बहुत सारे टेक्नीशियंस ने अपने क्लिनिक वगैरह खोल रही है ना, उस वजह से ऐसे है। तो जब डॉक्टर्स ही मौजूद नहीं होंगे तो वो कैसे बता सकेंगे ये चीज़ आपके लिए सूटेबल है या आप इसको बेहतर तरह से लेकर चल सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ज़रूरी है। अच्छा, हम देखते हैं बहुत ज़्यादा लोग जो सेशंस वगैरह ले लेते हैं मेरी तरह, जिनकी सिर्फ मेंटेनेंस जो है वो सिर्फ रह जाती है। अब हम ये दावा बहुत सारे लोग कहते हैं कि 100% रिडक्शन या बिल्कुल खत्म हो गए बाल। आप बता सकती हैं लेजर से बाल 110% तो कम नहीं होते? बिल्कुल नहीं होते, 100% भी नहीं होते, 100% भी नहीं होते। परमानेंट लेजर हेयर रिमूवल इज नथिंग, कुछ नहीं है वो। परमानेंट कुछ नहीं होता। परमानेंट हम नहीं है तो फिर वो कैसे खत्म होगा? परमानेंट इंसान नहीं है, यू नो। तो परमानेंट नहीं होते, लेकिन आपके जो हेयर ग्रोथ है वो 70 to 80% रिड्यूस हो जाती है। वो जो आपकी ग्रोथ 100% थी, आप सोचें अगर उसमें 70 to 80% रिडक्शन आ जाती है तो आपको काफ़ी हद तक उन बालों से रिलैक्सेशन मिल जाती है। हम 6 से 10 सेशन एडवाइस करते हैं इनिशियल में पेशेंट को, और जब उनको रिलीफ मिल जाता है तो फिर हम पेशेंट को कहते हैं कि अब आप मेंटेनेंस के लिए आएँ। अब वो मेंटेनेंस डिपेंड करती है, किसी को हम 1.5 मंथ पे फर्स्ट शिफ्ट करते हैं, देन 2 महीने बाद उसको 3 मंथ्स पे कर देते हैं, कुछ को 6 महीने के लिए मेंटेनेंस होती है। यानी जब फिर डिपेंड करता है आपकी वाली स्टेज पे कि आपको जब ग्रोथ आती है आप अपना मेंटेनेंस सेशन ले लें, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है। और ये आपको लगता है ना कि आजकल ये बिल्कुल बाकायदा तौर पर अवेयरनेस देनी चाहिए कि बच्चियों को करवा लेना चाहिए? बिल्कुल करवा लेना चाहिए। कॉलेज यूनिवर्सिटी की बच्चियों में देखते हैं बाकायदा तौर पर, जैसे हम कहते हैं ना मर्दों की तरह बाल होते हैं और वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल शैटर कर देते हैं। देखिए ना, उनका कॉन्फिडेंस शैटर होता है, उसके अलावा उनकी सोशल लाइफ ना होने के बराबर रह जाती है। बिकॉज बच्चियों को एक्नी निकल आए, बच्चियों को ये बाल निकल आए, बच्चियां दोनों कंडीशंस में डाउन हो जाती हैं। सो जो भी बच्चियां मैच्योर हैं लाइक 13 इयर्स के बाद और उनको एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है, तो सबसे पहले डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। किसी अगर आपको कोई हार्मोनल इशू लग रहा है बच्ची के अंदर, तो सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को या अपनी गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाएं। ये 2 इंपॉर्टेंट लोग होते हैं जो आपके हार्मोन्स को डील करते हैं। उसके बाद जब वो आपको देख लेते हैं, आपको रूल आउट कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द कॉज, तो फिर आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, अपना लेज़र हेयर रिमूवल स्टार्ट करवाएं। जितनी अर्ली एज से आप करवा लेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो बच्चियां जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी की होती हैं, प्लीज़ उनको ये अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए कि इनका हल वैक्सिंग या थ्रेडिंग नहीं। बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसके बाद जैसे आपने कहा ना, हम जब वैक्सिंग थ्रेडिंग करवा लेते हैं उसके बाद भी एक्ने बनना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसे दाने मोटे मोटे निकल आते हैं, आपकी स्किन सैगी हो जाती है बहुत अर्ली एज से। हाँ, आपकी स्किन लटक जाती है, उसमें रिंकल्स आ जाते हैं, झुर्रियां आ जाती हैं बिकॉज ऑफ वैक्सिंग। मेलाज्मा आ जाता है, पिगमेंटेशन आ जाती है इस वैक्सिंग और थ्रेडिंग की वजह से। सो दीज आर द रूट कॉजेज अगर आप देखो तो। लेकिन आप खुद उसको प्रमोट कर रहे हो कि छोटी बच्चियों को ही माएँ कहती है हमने अर्ली एज से वैक्सिंग शुरू करवा दी है। तो ऐसा ना करें प्लीज़, बिकॉज आप खुद प्रमोट कर रही हैं कि उसका कलर डार्क होना शुरू हो जाए
जिन एरिया से भी आप वैक्सिंग करवाएंगी वहाँ से डार्क हो जाएगा। इस तरह से लेजर से ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा देखिए कंवल, हम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा हमारी जो माएँ थी ना हमें मना करती थी कि आपने अपनी स्किन पर ना रेजर का इस्तेमाल नहीं करना है या बाल मोटा आएगा या समथिंग, लेकिन अब चीज़ें इतनी आम हो चुकी हैं बाकायदा तौर पर, और जिसको प्रॉब्लम हो रही है वो लगता है कि हफ्ते 10 दिन बाद ना खुद ही शेविंग कर लेते हैं। जैसे हम रुआ की बात कर रहे थे ना कि आप कह रही थी उसको रहने दिया जाता है, स्किन की हिफाजत भी करते हैं ऑब्वियसली, उसको भी मैं देखती हूँ ब्यूटी टिप्स में या गेट रेडी विद में, तो वो बाकायदा तौर पर उसको बाकायदा पहले आपके स्किन को शेव किया जाता है फिर मेकअप किया जाता है। बिल्कुल। तो ये रेजर जो है वाकई में अब सेफ है हमारे लिए? देखिए सेफ तो नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि मैं हमेशा ये गाइडलाइन देती हूँ पेशेंट्स को कि ये रेजर उस कंडीशन में आपके लिए बेहतर है जब आप लेजर करवा रहे हैं, क्योंकि रेजर का मतलब होता है सिर्फ ऊपर से सुपरफिशियली बालों को निकालना, और उसके बाद हम कर देते हैं लेजर। और फिर अगर पेशेंट है, फॉर सपोज हमने उसे महीने के बाद बुलाया है दोबारा, इन बिटवीन अगर उसे बाल आ रहे हैं तो वो थ्रेडिंग और वैक्सिंग की तरफ नहीं जाएगा, उसने कोई इवेंट अटेंड करना है, कहीं जाना है, बाल आ गए अब क्या करें, तो वो बीच में रेजर कर सकता है क्योंकि उसके लेजर के सेशंस चल रहे हैं। सो रेजर उस सूरत में महफूज है, उस सूरत में बेनिफिशियल है अगर आप लेजर करवा रहे हैं। नॉर्मल रूटीन में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फिर अल्टीमेटली आपका बाल मोटा आना है। बाल मोटा आता है, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं बाल मोटा नहीं आता है, सिर्फ मिथ्स ही मिथ्स जो हैं वो तोड़ दी हैं। नहीं, ये मिथ नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है। आप करके देख लें रेजर, जो ये कहते हैं ना वो करके देख लें उन्हें खुद देख लो, हाँ खुद पता चल जाएगा। बिल्कुल, तो ये मिथ बिल्कुल नहीं है। रेजर नुकसानदा उस सूरत में हो सकता है जब आप लेजर ना करवा रहे हो। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा हम देखते हैं डॉक्टर कंवल, हम बहुत सारे जो मेंटेनेंस में चले जाते हैं लोग, फिर उससे पहले जो होते हैं, कहा जाता है कि जिनका मोटा बाल होता है या जिनकी ग्रोथ अच्छी होती है उनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। हाँ, ये बेसिकली लेज़र पे डिपेंड करता है। कुछ लेज़र्स ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिकली, पहले ऐसी लेज़र्स आती थी कि हम कहते थे कि बारीक बाल को वो टारगेट नहीं करती, सिर्फ मोटे को करती होती हैं। सो अब ऐसा नहीं है। अब जैसे ये सोप्रानो, डायोड, टाइटेनियम, ये जितनी भी लेज़र्स हैं, कैंडेला, ये सारी वो लेज़र्स हैं जो कि दोनों को टारगेट करती हैं, आपका बारीक बाल भी और आपका मोटा बाल भी। लेकिन मोटा बाल, आप सही कह रही हैं कि ज़्यादा अच्छा टारगेट होता है एज़ कम्पेयर टू पतला बाल। वो ज़्यादा अच्छे तरीके से रिमूव हो जाता है, उसकी रूट ज़्यादा अच्छे से इफेक्टिव होती है। नंबर 1 ये बात है। दूसरा ये कि लेज़र कभी भी गोल्डन बालों पे या सफ़ेद बालों पे काम नहीं करती। सफ़ेद बालों के लिए शायद अलग मशीन होती है कोई? वो इलेक्ट्रोलिसिस होती है, बट इलेक्ट्रोलिसिस इज़ नॉट दैट मच लाइक बेनिफिशियल जितना आपकी लेज़र होती है। वो वक्ती, मैं उसे ये कहती हूँ कि वो मतलब लाइट वाला ट्यूज़र है, यू नो, उस पर आपने प्लग किया, और जैसे हम ट्यूज़र से बाल निकालते हैं उसको आप लाइट के साथ कनेक्ट करके और बालों को प्लग कर लें, उतनी बेनिफिशियल नहीं है जितनी लेज़र हेयर रिमूवल है। तो वक्त से पहले, सफ़ेद बाल आने से पहले, और आपने ब्लीच करके लेज़र नहीं करवानी, बिकॉज कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गोल्डन बालों पे लेज़र काम ही नहीं करती, ठीक है। उनके ऊपर, उनके लिए स्पेसिफिक लेज़र्स होती हैं जो कि करवाते हैं। जैसे अगर हम कहें कि टाइप 1, 2, जैसे ये गोरे होते हैं, उनके बाल ही गोल्डन होते हैं। सो अगर उन्होंने लेज़र करवानी है तो वो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के सजेशन से करवानी है कि वो कौन सी लेज़र का इंतखाब करेंगे। बट हमारे कंट्री में क्या होता है, पूरे बाल, इतने पेशेंट आते हैं मेरे पास, पूरे ब्राउन हुए होते हैं, ब्लीच की हुई है, गोल्डन, बिल्कुल। और वो कहते हैं क्यों की हुई है ब्लीच, आपने बाल थे कैसे चेहरे पर रहने देंगे। मैंने कहा ये गोल्डन अच्छे लगते हैं आपको? हाँ, गोल्डन होते हैं तो हमें सुकून आ जाता है, काले ही सिर्फ बुरे लगते हैं। तो प्लीज ऐसा ना करें, आप खुद वो केमिकल्स लगा के ब्लीच, और मजीद वो बाल लंबा करती है, जितनी भी ब्लीचेस होती है, ग्रोथ बढ़ाते हैं। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने भी बड़े अरसे तक की थी, लेकिन बहुत अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 साल के पहले ही मुझे अक्ल आ गई थी और अब सुकून में है। मुझे बहुत ज़्यादा होता है जब बच्चियाँ आती हैं, जब कोई डॉक्टर आती है ना, तो मैं उनके थ्रू से कहती हूँ कि आप अवेयरनेस दें, बच्चियों को ये सब करवा लेना चाहिए। ब्लीच इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, बल्कि वो आपकी स्किन को बर्न कर रहा है। वैक्सिंग सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज वो भी आपकी स्किन को बर्न भी कर रहा है, प्लस लूज भी कर रहा है और कलर भी डार्क कर रहा है। थ्रेडिंग भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, वो भी आपकी स्किन को खींच के सैगी कर देता है। सो सॉल्यूशन क्या है आपके पास? लेज़र हेयर रिमूवल। लेज़र हेयर रिमूवल बहुत इकोनॉमिकल हो गई है, पॉकेट फ्रेंडली हो गई है, उतनी एक्सपेंसिव नहीं रही जितनी अब से 10 साल पहले थी। तो बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल है, लेकिन प्लीज़ वो पैकेजेस डॉक्टर्स के पास से लें, ठीक है, उनसे मशवरा करके लें कि कॉज बता दें क्या है इस बाल के आने का। पहला सवाल आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर ये करना है कि हमें ये बता दें कि इसका कॉज क्या है, रीज़न क्या है। और पहला सवाल जो आपने जान के आना है वो ये कि क्या आपका डॉक्टर MBBS और उसके बाद सर्टिफाइड डॉक्टर है।
तो आपने अपने डॉक्टर से पूछना है कि ये वाले हमें रीजंस बताएं और फिर आप लेज़र की तरफ जाएंगे। और हम हैरान होते हैं हम कैसे पैकेजेस पे जाके इस तरह से अट्रैक्ट हो सकते हैं, अपनी स्किन के साथ खेलने दे सकते हैं। आप इस बारे में भी बता सकते हैं कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं? जैसे हम देखते हैं ना कि अगर आपको एक भी शॉट जो है वो गलत लग गया तो परमानेंट मार्क जो है वो छोड़ सकता है, क्योंकि टेक्नीशियन को नहीं पता कितनी डेंसिटी कहते हैं, इंटेंसिटी जो है वो रखनी है। बिल्कुल ऐसे ही देखिए, इंटेंसिटी सेट होना ज़रूरी है। स्किन टाइप की सिलेक्शन होती है लेज़र में ही कि आपकी कौन सी स्किन टाइप है। फॉर सपोज हमारे पास बहुत डार्क कलर स्किन के लोग आएँ और वो उनको हेयर्स का प्रॉब्लम हो या स्किन बहुत सेंसिटिव है, उसमें स्किन टाइप, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, कितनी एनर्जी हमने देनी है, ये सब सेट करना होता है। और ये कभी भी आपको टेक्नीशियन सेट नहीं करेंगे। उनकी एक खास इंटेंसिटी सेट है कि जो शुरू में आ रहे हैं उन्हें इस इंटेंसिटी पे देना है, मशीन गर्म हो गई है, ठंडी हो गई है, हाँ। जो बाद में आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ा देनी है। सो प्लीज अपने साथ कुछ पैसों के लिए खिलवाड़ ना करें, क्योंकि बाद में फिर आपको खुद पे ही लगाना पड़ने हैं। बिल्कुल, और वो डबल। हाँ, खुदा ना इन सब चीजों से बच कर रहें। हमारे पास लास्ट 2 मिनट है डॉक्टर कंवल, कोई पैगाम देना चाहेंगी? इतने सारे वैसे आपने अच्छे मैसेजेस मुझसे ले लिए हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन फिर भी मैं यही अवेयरनेस देना चाहती हूँ लोगों को कि प्लीज़ थोड़े से पैसे बचाने के लिए अपनी स्किन, अपने बालों के साथ, अपनी बॉडी के साथ किसी भी किस्म का एक्सपेरिमेंट ना करवाएं। प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर की डिग्रीज को देख के, वेरीफाइड डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करें और फिर जाकर उनसे किसी ट्रीटमेंट या प्रोसीजर की बात करें। डायरेक्टली किसी एस्थेटिक क्लिनिक पर जाके उनसे पैकेजेस बाय करके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट ना करवाएं। जब तक आपको ये ना पता हो कि आपका डॉक्टर पहले MBBS और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है या नहीं, तब तक उनसे किसी भी किस्म का प्रोसीजर ना लें। मेरा आज का इंपॉर्टेंट मैसेज है, ये अल्लाह करे किसी को समझ आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर कंवल, प्रोग्राम में आने के लिए, इतनी खूबसूरत और अवेयरनेस देने के लिए। थैंक यू सो मच।